Good morning to all बच्चा. Good morning to all. Good morning. Good morning. Yes, students. Warehousing. What is the meaning of warehousing? आज हम लोगों का जो टॉपिक है that is relate with the warehousing. What is the meaning of warehousing? मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 जब हम लोगों ने ऑक्सिलरी टू ट्रेड पढ़ा था, जब हम लोगों ने और भी बहुत सारे टॉपिक पढ़े थे, तब मैंने आपको बताया था that what is the meaning of warehousing. Anyone? ओहो सर, आज तो चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन कराना था. आप तो ये क्या ही कराने लग गए. सर, आज तो आपने प्रॉमिस किया था कि आप चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करवाएंगे. यही हूँ बेटा, यही हूँ बेटा, कहीं नहीं गया. चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन कराना है. मेरे तो दिमाग से निकल गई थी. ओके, आई फॉरगॉट स्टूडेंट्स. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2. यस, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. एम आई ऑडिबल और नॉट? ऑडिबल. ओके. यस स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2. फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहां पढ़ा था दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सेग्रीगेटेड इनटू द 3 पार्ट्स: पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर? चलिए जल्दी जल्दी बताते जाएं. आज थोड़ा सा स्पीड से करो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस? The public sector organizations are those which is owned, managed and controlled by the government and government entities. The private sector are those which is owned, managed and controlled by private individuals, and the profit earning is the main motto of that private sector organizations. But public sector organizations are those which has social welfare. बच्चा, बट डिफरेंस दोनों के बीच में आ सकता है. बिल्कुल डिफरेंस आ सकता है. डिफरेंस तो आ सकता है ना बच्चा, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में यहाँ पढ़ा था कहीं पे जॉइंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब मैंने पढ़ाया है, चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़ाया था. जॉइंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज व्हिच इंक्लूड्स private sector as well as public sector. It includes joint venture between private sector organization and public sector organization. केवल डेफिनेशन आपको यहाँ पर याद रखनी है कि पब्लिक सेक्टर का मीनिंग क्या है और जॉइंट सेक्टर का मीनिंग क्या है. बाकी प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड हम पूरा चैप्टर इसमें कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है. यस बच्चा, सोल प्रोप्राइटर से रिलेटेड कोई डाउट? एनी डाउट रिगार्डिंग द सोल प्रोप्राइटरशिप? एनी डाउट रिगार्डिंग द सोल प्रोप्राइटरशिप बच्चा? नो, सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड कोई डाउट नहीं है. सोल प्रोप्राइटरशिप को मुझे लगता है रिवाइज कराने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज एन बिजनेस इन विच sole proprietor has complete power to make decision. He is the single owner of the business. He has
right to take profits. He is responsible for all losses. His liabilities are unlimited, and he is the single person who makes all profit with their own hands. Understood? Yes. HUF से related कोई doubt? HUF से related कोई doubt बच्चा? टाइप ऑफ HUF से रिलेटेड कोई डाउट? HUF से रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी जल्दी. Sir, HUF, Hindu Undivided Family Business. Hindu Undivided Family Business is the most popular and oldest form of business in India. This business is regulated by the single family, in which the unlimited liability held in the hands of the Karta, who is the eldest person of the member, who is the eldest member of the family, and all other members are known as co-partners, and all other members are known as co-partners. पापा गजब कर रहे हो यार, नहीं तो क्या. All other members are known as co-partners students, and all individuals, चाहे वो adult member हो चाहे वो minor person हो, सभी का HUF प्रॉपर्टी में राइट रहेगा. ये HUF प्रॉपर्टी की मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है बताएं, जल्दी बताएं. व्हाट इज द मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स इन द HUF फैमिली? द मिनिमम 2 मेल एडल्ट मेंबर्स का होना जरूरी है. दूसरा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होना जरूरी है. What is the position of minor person in HUF? The minor person have also right to take their share in the ancestral property of the HUF. Perfectly. Who have unlimited liability in HUF? Who have unlimited liability in HUF? Karta. Very good. Karta has unlimited liability in HUF. And who has limited liability in HUF? All other co-partners. All other co-partners. The existence of HUF is longer than sole proprietorship, because after the death of the कर्ता next eldest member becomes the कर्ता. तो जब तक उस फैमिली के अंदर एक बंदा भी जिंदा है तब तक HUF बिजनेस कंटिन्यू रहेगा. या फिर अगर फैमिली मेंबर्स अपने HUF को सेपरेट करना चाहते हैं, सेपरेशन करना चाहते हैं, तब भी HUF को हम डिसॉल्व कर सकते हैं. विच एक्ट इम्पोज ऑन HUF? Which act imposed on HUF? Sir, Hindu Succession Act 1956. Hindu Succession Act 1956. Most important question: is the female members also co-partner in the HUF? Is the female member also co-partner in HUF? Yes, female members are also co-partner in HUF because of Supreme Court decision in 2004 December. Very good. 2004 December, 2005 में फाइनलाइज हो गया था बच्चा. 2004 December. अंडरस्टूड बच्चा? ओके, तो HUF भी हमारा खत्म हो गया. ये हमने कंप्लीट कर लिया, HUF कंप्लीट कर लिया. यस, पार्टनरशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज पार्टनरशिप. पार्टनरशिप सेक्शन 4 definition. Partnership is an agreement between two or more persons who agree to share profits by performing the business activities which is carried out by all partners or by any of them on behalf of others. ओके, पार्टनरशिप रिवाइज कर लेते. चलिए, आपकी बात सर आंखों पे मैम. Partnership. Most important, which act imposed on the partnership? Thus, sir, Indian Partnership Act 1932. In which act, in which section definition of partnership is given? Section 4. Section 4. So partnership is an agreement between two or more persons.
agreement between two or more persons, it means minimum number of partners are two and maximum not defined according to the Indian Partnership Act 1932. ध्यान रखना है students, according to the Indian Partnership Act there is no maximum limit of the partners. बट पार्टनर्स की मैक्सिमम लिमिट कहां दे रखी है, कौन से एक्ट के अंदर पार्टनर्स की मैक्सिमम लिमिट दे रखी है, बताएं 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 सर. कंपनीज एक्ट 2013 में दे रखी है एंड अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 50 मेंबर्स ऑफ द पार्टनर्स आर देयर. मैक्सिमम लिमिट ऑफ द पार्टनर्स इज 50 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013. तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग है या कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन में सिर्फ ये दे रखा है व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म, तो हम लिखेंगे मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50. बट अगर दे दिया एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 व्हाट इज द लिमिट ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो हम लिखेंगे मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम unlimited. Very good. And according to the Companies Act 2013, what is the maximum limit of partners? 50. Very good. Very good. In the partnership firm, is that compulsory to share losses also? No. Very good. No. बच्चा पार्टनरशिप की डेफिनेशन में क्लियरली लिखा हुआ है दैट पार्टनर्स आर दोज हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. कहीं लिखा हुआ है कि लॉसेस शेयर करेंगे? नहीं लिखा हुआ है. तो इसका मतलब केवल प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है, लॉसेस शेयर करना कंपलसरी नहीं होगा. ऑल द पार्टनर्स हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी इन द पार्टनरशिप फर्म. It means if the assets, if the property of the partnership is not able to make all the dues, then the personal property of the partners are also responsible to complete that dues. Understood? Features of partner formation. Students, Indian Partnership Act is governed by Indian Partnership Act 1932 and there is no compulsion. It means there is no mandatory to register the partnership firm at the time of their formation. Only by the agreement, two persons can start their partnership business. कहीं पर registration compulsory नहीं है. आप registration करवाना चाहते हो, well and good, but compulsory नहीं है. By an agreement, by the partnership deed, you can start the partnership firm. ध्यान रखना बच्चा, ऑरल पार्टनरशिप अग्रीमेंट भी अगर हुआ है तो उसे भी हम लोग वैलिड मानेंगे. इट इज नॉट कंपलसरी कि आप लोग रिटर्न में ही पार्टनरशिप डीड बनाएं और उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करें. अगर आपने किसी और पर्सन के साथ ऑरल फॉर्म में पार्टनरशिप किया हुआ है, ऑरल फॉर्म में आपने अग्रीमेंट किया हुआ है, तो उसे भी हम लोग यहाँ पर वैलिड मानेंगे. अंडरस्टूड ईच एंड एवरीवन? जल्दी जल्दी बता दो सर. आज क्या बात है, फुल स्पीड में, बिकॉज बच्चा टाइम है कम और रिवीजन है ज्यादा. यस, लायबिलिटी. व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स? व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स? सर, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स एज दे ऑल आर personally responsible for all dues of the partnership firm. Risk bearing. So risk bearing, it means loss sharing. All the partners are allowed to manage the partnership firm and they are compulsion to share in profit. There is compulsion to share profits between all the partners, but if there is an agreement between the partners, they also can share their losses. They all are responsible to take risk on the behalf of partnership firm, but according to the agreed ratio. But according to the agreed ratio. यहाँ पर clear लिखा हुआ है बच्चा, the partners of partnership firm share profits into the firm in the ratio specified in the agreement. In case no ratio is specified, then profit divide equally among all the partners.
अगर कोई अग्रीमेंट में कोई बात नहीं लिखी हुई है तो प्रॉफिट इक्वली शेयर होगा, और अगर इक्वली शेयर हो रहा है तो लॉसेस भी इक्वली शेयर होंगे। बच्चा ध्यान रखना, मैं यहां पर एक बार वापस लिख देता हूं। ऊपर हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट, यहां पे लिखते हैं लॉसेस। आप भी लिख लो स्टूडेंट्स प्लीज, फटाफट फटाफट। इफ देयर इज स्पेसिफाइड प्रॉफिट एंड लॉस, अगर स्पेसिफाइड है पार्टनरशिप अग्रीमेंट में कि प्रॉफिट में शेयरिंग कितनी होगी और लॉस में शेयरिंग कितनी होगी, तो अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट हम लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट हम लोग लॉस शेयर करेंगे। इफ देयर इज स्पेसिफिक इन अग्रीमेंट दैट व्हाट रेशियो शुड बी देयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, तो अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिक नहीं है, इफ देयर इज नो स्पेसिफिक disclosure, no specific disclosure of profit and loss account in the agreement, तो हम लोग इक्वल शेयर करेंगे प्रॉफिट को, और लॉसेस को भी हम लोग इक्वल शेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है पर लॉस का रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो इसको अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे और इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट रेशियो करेंगे। अंडरस्टूड और नॉट? लेकिन अगर क्लियर लिखा हुआ है प्रॉफिट होगा तो 3:1 में और लॉस होगा तो 2:1 में, तो हम उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे। अंडरस्टूड और नॉट ईच एंड एवरी वन? यस, कंटिन्यूटी। बच्चा द पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू टिल ऑल द पार्टनर डिजायर टू कंटिन्यू इट। अगर किसी एक पार्टनर ने भी कह दिया कि भैया हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, अगर किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, अगर कोई एक पार्टनर भी यहां इनकेपेबल हो जाता है, तो वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी, और जैसे ही पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अंडरस्टूड? जल्दी 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 बताओ। यस, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप? बच्चा, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप इज द मस्ट इन द पार्टनरशिप फॉर्म। ये बहुत जरूरी है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि पार्टनरशिप फर्म ही नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, इट मींस ऑल द पार्टनर्स आर एक्ट लाइक एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। इसका हम लोगों ने एग्जाम्पल भी सेट किया था। अगर किसी पार्टनरशिप में मिस्टर ए है, मिस्टर बी है और मिस्टर सी हैं, और अगर मिस्टर ए किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बी भी रिस्पॉन्सिबल होगा और सी भी रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर बी ने किसी ई पार्टनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो उसके लिए ए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके लिए सी भी रिस्पॉन्सिबल होगा। वो ये नहीं कह सकते सर बी ने किया था तो बी ही रिस्पॉन्सिबल। नो, ऑन द बिहाफ ऑफ बी, अगर बी किसी ऑन द बिहाफ ऑफ ए एंड सी, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल पार्टनर्स, अगर बी किसी ई के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, तो उसके लिए ए बी सी तीनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। सेम, अगर ये किसी एफ पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, तो उसके लिए बी भी रिस्पॉन्सिबल होगा और उसके लिए ए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। क्या कहते हैं इसको बेटा हम लोग? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। अंडरस्टूड? यहां तक कोई डाउट हो तो बताएं। नो? चलिए, मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, कोई रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेनेशन की कोई रिक्वायरमेंट है? मेरिट्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप।
हर्षिता, अब सर टू का मतलब क्या हुआ? सेकंड पॉइंट, ओके। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, बच्चा इन पार्टनरशिप फॉर्म all the work divides in the all partners. It means at the time of making decision, consent of partners are requirement. Each partner has right to give suggestion in decision making. तो किसी एक बंदे का दिमाग लगे और अगर चार बंदों का दिमाग लगे, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग रहेगी, सजेशंस अच्छे मिलेंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग डिसीजन अगर हमारे पास में डिफरेंट सजेशंस हैं, डिफरेंट व्यूज हैं, तो हमारा डिसीजन ज्यादा इफेक्टिव होगा, हम लोग ज्यादा अच्छे से बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड बैलेंस डिसीजन मेकिंग। ओके, यस, एनी मोर डाउट? लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऑब्वियसली बिकॉज एक बंदा एक बिजनेस करा था सोल प्रोप्राइटर, तो केवल वो पैसा लगा था। यहाँ पे चार लोग काम करेंगे तो चार लोग पैसा लगाएंगे। तो ऑन द इन द कंपैरिजन ऑफ द सोल प्रोप्राइटर एंड एचयूएफ, इनके पास रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस ज्यादा होते हैं। यस, टाइप ऑफ पार्टनरशिप, स्टूडेंट्स टाइप ऑफ पार्टनरशिप, डाउट इन टाइप ऑफ पार्टनरशिप, एक्सप्लेन कर लेते हैं पूरा का पूरा। टाइप ऑफ पार्टनरशिप, स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप एट विल, partnership at will, it means according to desiredness of the partners, according to the desiredness of the partners। पार्टनरशिप फॉर्म कौन सा बिजनेस परफॉर्म करेगा? अकॉर्डिंग टू डिजायरनेस ऑफ पार्टनर्स। सर कितने टाइम तक चलेगा? अकॉर्डिंग टू डिजायरनेस ऑफ द पार्टनर्स। अगर किसी भी एक पार्टनर की इच्छा हुई तो वो दूसरे पार्टनर्स को नोटिस देकर, फॉर्म डिसॉल्व करवा सकता है। दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर एन अनडिफिनिट पीरियड। इनडिफिनिट पीरियड का मतलब ही क्या हो गया कि यहां पर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नहीं दिया होता है। अकॉर्डिंग टू डिजायरनेस ऑफ पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स की इच्छा हुई 2 साल बाद बंद करना, 2 साल बाद बंद कर देंगे। वो चाहते हैं नहीं 20 साल तक कंटिन्यू करें, तो वो जब तक चाहे तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं। This type of partnership exists at the will of the partners and come to an end whenever partners desire so. Any one partner can give notice of dissolution and partnership will become to an end. Okay? Yes, fixed period partnership is also known as particular partnership. अब इन दोनों का मतलब एक ही है, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। बस इसमें अलग दे रखा है फिक्स पीरियड पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो कि स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए बनाई जाए। स्पेसिफाइड टाइम पीरियड की भाई 5 साल तक हम ये पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम इसको डिसॉल्व कर देंगे, तो वो क्या हो गई? फिक्स पीरियड। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पज से, हम जो बिजनेस एक्टिविटी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, उसी पर्पज से हम लोग ये पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही हमारा पर्पज सॉल्व हो जाएगा, जैसे ही हमारी बिजनेस एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, ये पार्टनरशिप ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी। मैं सिर्फ इस पार्टनरशिप में पिज्जा सेल करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो जब तक पिज्जा बिजनेस चल रहा है तब तक ठीक है। जब तक हमारी इच्छा हुई कि भाई अब हम लोग पिज्जा नहीं बेच के हम लोग क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको पर्टिकुलर पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी पड़ेगी और दूसरी पार्टनरशिप स्टार्ट करनी होगी। अंडरस्टूड? वेरी गुड। टाइप ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, स्टूडेंट जनरल पार्टनरशिप, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर पार्टनरशिप है, दैट इज कॉल्ड जनरल पार्टनरशिप एंड ऑल पार्टनर्स हैज unlimited liability in the general partnership. All partners have unlimited liability in the general partnership. This type of partnership is not compulsory to register under the Indian Partnership Act 1932. It means registration process is not compulsory. I don't know. Getting my point, everyone? But limited liability partnership is the partnership in which single partner has unlimited liability, or remaining all other partners has
लिमिटेड लाइबिलिटी। ध्यान रखना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में सिर्फ एक पार्टनर ऐसा होगा जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बाकी के जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, एक्सेप्ट वन, all the partners has limited liability in the limited liability partnership and limited liability partnership act 2008 LLP पर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा? Which act is applicable on limited liability partnership? बताओ, जल्दी बताओ। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा? सर LLP एक्ट 2008 एप्लीकेबल होगा, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। Got it that point? Understood? Okay. And according to the LLP Act 2008, the registration is compulsory for LLP. LLP के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बना दिया गया है। जनरल पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। जनरल पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। एलएलपी के अंदर एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। इसका मतलब एलएलपी में सिर्फ एक पार्टनर ऐसा होगा जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। Got it that point, each and everyone? इसमें तुमको डाउट? इसमें ओहो, यस, टाइप ऑफ पार्टनर्स में कोई डाउट हो तो पूछो बच्चा। सिर्फ एक पार्टनर ही मैनेजमेंट में पार्ट लेगा? नहीं बेटा, पार्ट सारे लोग लेंगे, बट वो पार्टनर डोमिनेंट पोजीशन पे होगा। जैसे कर्ता डोमिनेंट पोजीशन पे होता है ना, वैसे वो भी डोमिनेंट पोजीशन पर होगा, क्योंकि एचयूएफ में कर्ता की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है ना। ऐसे ही वहां पर स्पेशल पार्टनर, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पेशल पार्टनर, और उस स्पेशल पार्टनर की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, तो वो डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करेगा। यस, एनी मोर डाउट? नो? टाइप ऑफ पार्टनर्स में कोई डाउट है क्या बच्चा? टाइप ऑफ पार्टनर्स में कोई डाउट? नो सर, टाइप ऑफ पार्टनर्स में कोई डाउट नहीं है। ओके। माइनर पार्टनर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइनर पार्टनर, कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। एक्सप्लेन नॉमिनल पार्टनर। ओके बच्चा, नॉमिनल पार्टनर इज अ पर्सन हु गिव्स हिज नेम टू द पार्टनरशिप फॉर्म बिकॉज ऑफ हाई गुडविल। स्टूडेंट्स, अगर सपोज दैट हमारे यहाँ पे 3 ऐसे पार्टनर्स हैं जिनको मार्केट में कोई नहीं जानता। अब जब मार्केट में आपको कोई नहीं जानता तो वो आपके साथ अग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे, ठीक है? तो आपने किसी एक पर्सन को जिसकी मार्केट में अच्छी गुडविल है उसको बोला कि सर आप भी हमारे पार्टनर बन जाओ। उसने कहा सर ना तो मेरे पास टाइम है, ना मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए, ना मैं आपका बिजनेस मैनेज कर सकता हूँ, तो मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता। पर हाँ, तुम लोग मेरे अच्छे फ्रेंड्स हो तो मैं अपना नेम आपको लैंड कर देता हूँ, आपको यूज करने की परमिशन दे देता हूँ। It means nominal partner is a person who give the name in the partnership form for the use, कि आप कहीं पर भी जाओ तो मेरा नाम ले लेना कि हाँ ये भी मेरे पार्टनर है, तो वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। ना तो ये कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना ये प्रॉफिट एंड लॉसेस में शेयर रखेंगे, ना ये बिजनेस के पार्टिसिपेशन में कोई एक्टिवली पार्टिसिपेशन लेंगे, ठीक है? पर हाँ, इनकी लायबिलिटी भी यहां पर अनलिमिटेड होगी। द लायबिलिटी ऑफ दैट पार्टनर इज अनलिमिटेड। अंडरस्टूड साम्या? सर हाउ? ओके, हाउ बताते हैं। ए, बी और सी, दे आर द एक्चुअल पार्टनर्स ऑफ द फर्म, बट दे आर नॉट अ गुड नेम इन द मार्केट। उनकी मार्केट में ना तो कोई गुडविल है, ना मार्केट में कोई उनको जानता है। अब ये सपोज दैट मिस्टर डी के पास में आए कि सर हमने ये पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की है और इसमें 1 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है और आप हमारे साथ पार्टनरशिप करो।
डी क्या इनके साथ पार्टनरशिप करेगा? क्या डी इनके साथ पार्टनरशिप करेगा? नो, ऑब्वियसली नो। ठीक है, ये लोग उस टाइम पे वहां से उठ के चले गए, ये आए नमन के पास। यार नमन, आज ऐसा हुआ था, एक बहुत अच्छा क्लाइंट था पर हमको मार्केट में कोई जानता नहीं है, तो वो नहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। नमन ने कहा क्या करें? बोले यार तेरी मार्केट में अच्छी गुडविल है, तू भी हमारे पार्टनरशिप फर्म में आ जाना। नमन ने कहा नहीं यार, मैं नहीं आऊंगा, मेरे पास पहले से बहुत सारा बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा पजल्ड हो जाता हूँ। हाँ, मार्केट में जो मेरी गुडविल है उसको तुम लोग यूज कर लेना। बोले यूज कैसे कर ले? बोले तुम जब अगली बार डी के साथ मिलो तो उनको बोल देना कि नमन भी हमारा पार्टनर है। ठीक है यार, ये तो बात सही। बोले भाई क्या लेगा? देख, ना तो मैं कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करूंगा, ना मैं प्रॉफिट एंड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करूंगा, ना ही मैं तुम्हारे बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करूंगा। बोले फिर क्या? फिर तो हमको कोई इशू ही नहीं है। मिस्टर ए, बी और सी ये तीनों वापस डी के पास में गए। उन्होंने डी को कहा सर नमन इज ऑल्सो आवर पार्टनर। बोले अच्छा, नमन भी आपका पार्टनर है? चलो ठीक है, फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता हूँ। उन्होंने नमन को फोन किया, नमन क्या आप इनके पार्टनर? नमन ने कहा हाँ सर, मैं भी इनका पार्टनर। उन्होंने नमन की इस बात पर बिलीव करके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। बोला ठीक है, कर लिया। अब ये तीनों अगर भाग जाते हैं तो क्या डी के पास राइट है कि वो नमन के ऊपर केस फाइल कर सकता है? नॉट कंपल्सरी, कंसिडरेशन इज नॉट कंपल्सरी इन केस ऑफ नॉमिनल पार्टनर। यस, ऑब्वियसली ये केस फाइल कर सकता है, बिल्कुल केस फाइल कर सकता है, बिकॉज नमन ऑल्सो हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी एज एक्टिव पार्टनर। जितनी एक्टिव पार्टनर की लाइबिलिटी होगी वैसे ही इसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। अंडरस्टूड? हाँ जी, और आदेश करें। पार्टनरशिप फिनिश। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप में मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप में मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए बच्चा। इसका मतलब सबके सामने डिस्क्लोज नहीं करते कि वो माइनर पर्सन है? कैसे? आप कहाँ हो बेटा? नॉमिनल पार्टनर और माइनर पार्टनर, आप इधर उधर क्यों चले जाते हो? अश्वल, यहाँ माइनर पार्टनर की तो बात ही नहीं करी हमने हमने तो अभी नॉमिनल पार्टनर के बारे में बात की है। नॉमिनल पार्टनर के लिए तो हम डिस्क्लोज करेंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो उसका नाम यूज करने का मतलब क्या निकलेगा? अश्वल, व्हाट इज योर एग्जैक्ट क्वेश्चन बच्चा? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। व्हाट इज योर एग्जैक्ट क्वेश्चन बच्चा? ओके स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप नॉट रिक्वायर्ड, नॉट कंपल्सरी, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप किसी थर्ड पर्सन के बिहाफ पर आप स्यू फाइल नहीं कर सकते। कोई थर्ड पर्सन पार्टनरशिप फॉर्म पर स्यू फाइल नहीं कर सकता। पार्टनर्स एक दूसरे के ऊपर भी स्यू फाइल नहीं कर सकते फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसीज। वन पर्सन कंपनी बच्चा, वन पर्सन कंपनी इज द कंपनी इन विच सिंगल पर्सन हैज होल राइट टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द वन पर्सन कंपनी। बच्चा, वन पर्सन कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें सिंगल पर्सन शेयर होल्डर होगा, वही उस कंपनी को मैनेज करेगा और वही पर्सन उस कंपनी से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज भी
परफॉर्म करेगा। ठीक है, 1 पर्सन के केस में विद इन 15 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन 1 पर्सन को नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी तो परपेचुअल सक्सेशन होती है और 1 पर्सन की डेथ हो जाए, वो इनकैपेबल हो जाए, तो कंपनी कौन संभालेगा? तो नॉमिनी यहाँ पर अपॉइंट करना जरूरी होगा। और अगर 1 पर्सन कुछ हो जाता है तो नॉमिनी 1 पर्सन बन जाएगा और उससे वापस 15 डेज में अपना नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। ओके बच्चा। हर्षिता, बाकी के डाउट्स आप टेलीफोनिकली पूछ लेना बच्चा। लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, यस, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में बच्चा अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लेकिन 1 पर्सन कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी है। ओके भाविका। कुणाल सिंह, न्यू स्टूडेंट। ओके, क्लियर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। और अगर कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स, मुझे व्हाट्सअप कर देना, आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, नहीं है तो लिख लो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा डेफिनेटली आई विल रिवर्ट यू। गुड बाय, बाय एवरीवन।